आज थर्ड चैप्टर करने जा रहे हैं फ्रिक्शन। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। गेट और ईएससी दोनों एग्जाम्स के लिए फिक्स क्वेश्चन इसमें से आता है। तो कुछ एमसीक्यूज करते हैं प्रीवियस ईयर के। ये क्वेश्चन 2010 में आया था, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इसको आईएएस एग्जाम भी बोलते हैं, उसके प्रीलिम में आया था। तो क्वेश्चन क्या है? अ बॉडी ऑफ मास m इज पुश्ड अप द इंक्लाइंड प्लेन बाय फोर्स p पैरेलल टू द प्लेन। ठीक है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, एक बॉडी है, बॉडी का मास कितना है? m। मास कहाँ एक्ट होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जब फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं तो मास नहीं दिखाएंगे, वेट दिखाएंगे। वेट क्या होगा? m into g। ठीक है। If the phi is the angle of friction between the body and the plane and theta is the angle of inclination of plane, theta is the angle of inclination of plane, then what is the minimum value of p? p क्या है? A body of mass m is pushed up the inclined plane. p upward direction में रहेगा क्योंकि बॉडी को upward direction में पुश कर रहे हैं, तो p ऊपर रहेगा। ओके, तो मुझे p के लिए फॉर्मूला निकालना है। p के लिए क्या फॉर्मूला जनरेट होगा ये मुझे फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? आसान है। सबसे पहले दिस इज थीटा, मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर लेता हूं। दिस इज ऑफ कोर्स थीटा। ठीक है, तो mg के दो कंपोनेंट आएंगे, ये अलोंग थीटा वाला एंगल के पास वाला mg cos थीटा, और ये जो है mg sin थीटा। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो है ये ग्राउंड जो है, इसके ऊपर एक वर्टिकल रिएक्शन लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, उसको मैं Rn कहता हूं। मैं तो सिर्फ R कहो तो भी चलेगा। वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन R। इसके बाद में ये बॉडी जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन से डायरेक्शन में आएगा? उसके अपोजिट डायरेक्शन में। फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू है म्यू इनटू r। तो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले समेशन Fy इक्वल टू 0 करेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में कम फोर्सेस है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं। तो r अपवर्ड डायरेक्शन में है प्लस r mg cos थीटा डाउनवर्ड माइनस mg cos थीटा इक्वल टू 0। तो r का वैल्यू आ गया mg cos थीटा, कॉल दिस एज 1। नेक्स्ट समेशन fx इक्वल टू 0, इक्विलिब्रियम कंडीशन से। तो समेशन fx, अच्छा x एक्सिस ये है, बच्चों को बता दो, दिस इज नाउ x एक्सिस एंड दिस वाज माय y एक्सिस न्यू। तो x एक्सिस ऐसे देखो, तो समेशन fx राइट साइड जाने वाला पॉजिटिव लो, लेफ्ट साइड जाने वाला नेगेटिव। p राइट साइड जा रहा है प्लस p, ओके, नेक्स्ट माइनस mg sin थीटा और माइनस म्यू इनटू r, ये फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू 0। r की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? mg cos थीटा। तो P इक्वल टू, ओके, सेट बढ़ा देता हूं मैं, माइनस mg sin थीटा माइनस म्यू इनटू r की जगह पे mg cos थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा फिर? ये दोनों टर्म्स इक्वल टू वो से लिख जाओ। P इक्वल टू क्या हो गया फिर? mg sin थीटा प्लस म्यू इनटू mg cos थीटा। तो ये ऑप्शन है क्या? हाँ, mg sin थीटा प्लस म्यू इनटू mg cos थीटा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप लिख लो। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? अ बॉडी इज लाइंग ऑन अ प्लेन विद इट्स एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा मोर देन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, बॉडी का मास लेट मी से m है, तो वेट क्या होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में m into g। ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाता है? थीटा। mg के दो कंपोनेंट होते हैं, एक है mg cos थीटा और ये mg sin थीटा। ओके, उसके बाद में ओके, बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स p पैरेलल टू द प्लेन, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसको पैरेलल फोर्स p लगाना है। लेकिन कैसे? p पैरेलल टू द प्लेन, इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम स्लिपिंग डाउन।
ये ब्लॉक जो है नीचे जाने से बचाना है तो P कौन से डायरेक्शन में लगना चाहिए? ऊपर के डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में। ओके, प्रिवेंटेड फ्रॉम स्लिपिंग डाउन, म्यू इज tan phi, दैट्स ऑफ कोर्स वो रहता ही है, म्यू का वैल्यू tan phi। m is the mass of the body, then what is the minimum value of p? Then what is the minimum value of p? अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन दिखाएंगे। रिएक्शन कैसी रहेगी? r अपवर्ड डायरेक्शन में, सही, रिएक्शन r अपवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ पे देखो, ये ब्लॉक जो है ये नीचे गिरने वाला था, ये ब्लॉक कहाँ गिरने वाला था? नीचे गिरने वाला था। उसको बचाने के लिए हमने कितना फोर्स लगाया? P। ब्लॉक नीचे गिरने वाला था या नीचे मूव करने वाला था, यानी फ्रिक्शनल फोर्स कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा? ऊपर की तरफ, प्लेन क्या लो? ऊपर की तरफ। इस बार म्यू इनटू r। फ्रिक्शन चैप्टर में it is always language of the question which decides the direction of friction, which decides the direction of friction, ठीक है? तो म्यू इनटू r ऊपर की डायरेक्शन। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन हम अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो समेशन fx इक्वल टू 0, समेशन fy इक्वल टू 0, ये कंडीशंस होते हैं। लेकिन इस केस में समेशन fy पहले लगाना अच्छा रहेगा, ठीक है? क्योंकि y एक्सिस क्या है? कम फोर्सेस है, ये y एक्सिस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर देता हूँ, दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस क्या रहेगा बोलो? तो सबसे पहले अपवर्ड डायरेक्शन में r है, प्लस r माइनस mg cos थीटा इक्वल टू 0। तो r का वैल्यू क्या है? mg cos थीटा और दिस इज 1। ये क्या किया है हमने? समेशन ऑफ फोर्स इन y डायरेक्शन इक्वल टू 0। नेक्स्ट है समेशन ऑफ फोर्स इन x डायरेक्शन इक्वल टू 0। तो x डायरेक्शन ये है, राइट साइड मूव होने वाले पॉजिटिव ले लो, लेफ्ट साइड मूव होने वाले नेगेटिव फोर्सेस। तो p फोर्स ऑफ कोर्स पॉजिटिव p, mg sin थीटा माइनस mg इनटू sin थीटा, और म्यू इनटू r, फ्रिक्शनल फोर्स राइट साइड है इस बार, तो प्लस म्यू इनटू r इक्वल टू 0। p माइनस mg sin थीटा एज इट इज, r की जगह पे मैं mg cos थीटा लिख सकता हूं, म्यू इनटू mg cos थीटा इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर आ गया, mg sin थीटा वो से लेके जाओ, प्लस mg sin थीटा हो जाएगा, और म्यू mg cos थीटा इक्वल टू वो से गया तो माइनस म्यू इनटू mg cos थीटा। सो व्हाट आई गेट, दिस इज द रिजल्ट। चेक करो ऑप्शंस में है क्या आंसर? ऑप्शन बी दिया गया है, ऑप्शन बी चेक करो, वही। Next question. Question number 3. If a body of weight 100 Newton is hauled along a rough horizontal plane by a pull of 50 Newton acting at an angle of 30 degree. अब ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद कुछ बच्चों को इमेजिन नहीं होता क्या बोला गया है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ फिगर। एक बॉडी है, इसका वेट है 100 न्यूटन। 100 न्यूटन कहाँ एक्ट होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उसको आगे ढकेला गया है, इट इज हाउल्ड along a horizontal, rough horizontal plane by a inclined force। कितना है फोर्स? 50 न्यूटन। कितने एंगल से? 30 डिग्री। ओके, ऐसा उन्होंने बताया। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू का वैल्यू क्या है मुझे फाइंड करना है। म्यू इक्वल टू क्वेश्चन। अब देखो, बॉडी को 50 न्यूटन फोर्स से ऐसे अगर खींचेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगी? राइट साइड, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है? ये जो बेस है ये इसको सपोर्ट कर रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। इसको कह दूंगा मैं आर। ग्रीन पेन दिखाई दे रहा है क्या? हाँ। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इनटू आर। चलो सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसको रिजॉल्व कर लेते हैं हम। रिजॉल्व करना आपको आता है। एंगल के पास वाला कंपोनेंट cos 50 cos 30, बचा हुआ 50 sin 30। चलो समेशन fx इक्वल टू 0। ओके, समेशन fx नहीं करते, पहले समेशन fy कर लेते हैं। कुछ भी किया, सीक्वेंस कुछ भी रही तो चलता है। मैं क्या कर रहा हूं? अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशन।
जाहिर है एग्जाम में आप ऐसे कुछ लिखोगे नहीं, एमसीक्यू टाइप का एग्जाम है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करोगे। आपको समझाने के लिए मैं डिटेल में लिख रहा हूं। समेशन fy इक्वल टू 0 बोलो, प्लस r माइनस 100 इक्वल टू 0। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है 100। इसके आगे के सम से मैं डायरेक्टली बोलते जाऊंगा, r का वैल्यू 100 है क्योंकि हर बार वही होने वाला है। उसके बाद में समेशन fx इक्वल टू 0। अगली बार से हम ये स्टेप अवॉइड करेंगे समेशन fy वाला। चलो समेशन fx तो म्यू इनटू r माइनस म्यू इनटू r, ओके। उसके बाद में प्लस 50 cos 30 इक्वल टू 0, ओके। उसके बाद में अब देखो माइनस म्यू इनटू r इक्वल टू वो से लेके जाएंगे 50 cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। आप चाहे तो कैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं जानबूझ के cos 30 का वैल्यू √3/2 लिखना चाहता हूं क्योंकि यहाँ पे कुछ रूट्स में आंसर दिखाई दे रहे हैं, मैच करवाएंगे। माइनस म्यू इनटू r हो जाएगा तो प्लस म्यू इनटू r का वैल्यू आप जानते हो 100, सही है, ओके। अब नेक्स्ट क्या करोगे, देखो 51 जा 52 जा 2 नीचे चला जाएगा, 2 2 क्या हो जाएगा 4। तो म्यू इज इक्वल टू √3/4 आता है, ओके। कुछ गड़बड़ हो गया, सॉरी सर। वो y में sin 50 sin 30 भी आएगा। ओ ये गड़बड़ हो गया, सॉरी। ये 50 sin 30 रहेगा, तो समेशन fy प्लस r माइनस 100 प्लस 50 sin 30 इक्वल टू 0। तो r का वैल्यू 75 आएगा, 75 चेक कर लेना आप, ओके। अब देखो यहाँ पे 75 आएगा, सही है, ओके। आई एम सो सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, ओके। तो यहाँ पे 75 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। म्यू इक्वल टू 50, ओके। 2 1 जा 2, 25 जा 50, ओके। तो 25 यहीं पे रहने देता हूँ, 25 इंटू √3, 75 नीचे ले लो, सही। 25 1 जा 25, 3 जा 75। तो म्यू का वैल्यू √3/3, तो √3/3 म्यू इक्वल टू क्या आया √3/3। लेकिन ऑप्शन में है क्या √3/3? नहीं है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे √3/3 को मैं मल्टीप्लाई बाय √3 करता हूँ, डिवाइड बाय √3 करता हूँ, ऐसे चलता है, यस। √3 into √3 is 3 upon 3 √3, ये 3 कैंसिल हो गया, 1/√3 is the answer। म्यू इज 1/√3, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था, इसलिए आंसर लेट आया। A vehicle is moving up an inclined plane. The vehicle has a rear wheel drive. The force of friction on the rear wheel will be in the direction, which direction? The force of friction on the rear wheel will be in which direction? ऐसा पूछा है। ध्यान से देखो, एक गाड़ी है, ठीक है, सवाल बहुत अच्छा है। आपको फ्रंट व्हील रियर व्हील समझता है, ओके। ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है, ये दिस इज द रियर व्हील, दिस इज रियर व्हील। पीछे वाला जो व्हील होता है वो रियर व्हील, दिस इज द फ्रंट व्हील, ओके। उनका क्या कहना है, a vehicle is moving up an inclined plane, the vehicle has a rear wheel drive, force of friction on the rear wheel will be in the direction। अब देखो इसमें रियर व्हील होता है या फ्रंट व्हील ड्राइव होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर में। आंसर दोनों ही केस में सेम आएगा। आपको ये पार्ट थोड़ा जूम करके दिखा दो, यहाँ पे इसको जूम करके यहाँ पे देखो, ये व्हील है। अब देखो गाड़ी अगर आगे बढ़ रहा है तो व्हील कैसे मूव करेगा, ऐसे, सही, ऐसे। तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये व्हील अगर ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन इसको परपेंडिकुलर लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लगेगा। चेक करते हैं ऑप्शन, इन्होंने ऑप्शन सी करेक्ट किया है, सी, ओके। along the plane but in forward direction, सही है। ये देखो, this is the inclined plane and frictional force is in forward direction, so that is the answer। so friction force FF लिखता हूँ उसको, is along the plane, friction force is along the plane, inclined plane बोलना चाहिए, inclined plane
एंड एल फॉरवर्ड डायरेक्शन या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कार के अलॉन्ग है। तो फ्रंट व्हील भी बोलता तो भी सेम आंसर है। A 12 kg man rests on a horizontal surface। एक horizontal surface है, एक 12 kg का man, 12 kg बच्चा ही होगा, एक थोड़ा अच्छा ओके। A 12 kg man rests on a horizontal surface and the coefficient of friction is 0.15, mu दिया हुआ है 0.15। What is the smallest force that can give the mass an acceleration of 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मान लो मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया F, छोटा सा फोर्स, उसके कारण ये आदमी आगे बढ़ना चालू कर देगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ, एक्सेलरेशन कितना 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। G लेने को कहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 लेने को कहा है, ठीक है, तो 9.81 मत ले लेना। तो ये बॉडी का मास नीचे लगेगा 10 into 10, देखो सॉरी 12 into 10, 12 into 12, ये वेट है टोटल, m into g होता है ना, तो 12 into g का वैल्यू 10 ऐसा। नॉर्मल रिएक्शन लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, सही है। ओके, अब फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स क्या रहता है, म्यू into r, सही है। यहाँ पे म्यू का वैल्यू कितना है 0.15 into r, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे r का वैल्यू क्या है, अगर मैं समेशन fy कर दूं इक्वल टू 0 तो प्लस r माइनस 12 into 10 इक्वल टू 0, तो r का वैल्यू क्या है 12 into 10। इधर डाल सकता हूँ, फ्रिक्शनल फोर्स में क्या कर सकता हूँ मैं 0.15 into r की जगह पे क्या 12 into 10। अब उनका क्या कहना है, ये छोटा सा फोर्स लगाने के बाद ये मैन आगे बढ़ना चालू करेगा विद एक्सेलरेशन व्हाट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अगर मूव कर रहा है विद 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो मुझे यहाँ पे डीएलएमएस फोर्स दिखाना पड़ेगा। डीएलएमएस फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन रहता है डीएलएमएस फोर्स। ये रहता है m into a, m into a। इसका मास कितना है 12, एक्सेलरेशन ये कितना है 3, 12 into 3। तो समेशन fx इक्वल टू 0 जब मैं करूंगा, समेशन fx इक्वल टू 0, तो उसमें क्या आएगा, सबसे पहले प्लस f माइनस ma माइनस म्यू इनटू r इक्वल टू 0। तो f माइनस m इनटू a, मास इज 12, एक्सेलरेशन इज 3, म्यू का वैल्यू 0.15 इनटू r का वैल्यू आप जानते हो 12 इनटू 10। कैलसी में करो f आ जाएगा, कितना आया 54 मीटर। चेक करो 54 न्यूटन, ऑप्शन डी दिया हुआ है, इट इज करेक्ट। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डीएलएमएस फोर्स होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो बैकवर्ड डायरेक्शन में डीएलएमएस फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन लगता है। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A block of mass m is in equilibrium on a rough inclined plane inclined at an angle alpha to the horizontal। उनका क्या किया है, inclined plane है alpha, a mass of block m, mass m is in equilibrium if mu is the coefficient of friction, mu is the coefficient of friction between mass and between the block and the plane, between the plane and the block, what is the frictional force between the block and plane। तो frictional force का वैल्यू निकालना है, बाप रे आसान सा है। मास m है, इसका वेट जो है नीचे लगेगा m into g। ये अल्फा है तो ये भी क्या रहेगा अल्फा। ये कौन है mg cos अल्फा, ये कौन है mg sin अल्फा। ओके, इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ओके, तो मोशन कौन से डायरेक्शन में होगा, ये वेट उसको कहां लेके जाएगा mg sin अल्फा नीचे लेके जाएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स उसको अपोज करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स इसको इधर मैं लिखता हूं फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, तो आप अगर समेशन fx कर दो तो फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा। ये x डायरेक्शन है ऐसे मान लो, तो क्या रहेगा फ्रिक्शनल फोर्स
राइट साइड है तो प्लस साइन, ओके, म्यू में इरेज कर देता हूं, म्यू तो प्रॉपर्टी है, ओके ओके, फ्रिक्शनल फोर्स राइट साइड तो प्लस और माइनस mg sin अल्फा इक्वल टू 0। फ्रिक्शनल फोर्स का आंसर आ गया, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू mg sin अल्फा। कुछ लोग नाराज है सर आपने फ्रिक्शनल फोर्स की जगह पे म्यू इनटू आर क्यों नहीं लिखा? अरे म्यू इनटू आर इक्वल टू mg sin अल्फा, वो भी चलेगा, सिर्फ आपको पता होना चाहिए म्यू इनटू आर इज व्हाट, इट इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये एक पिछले वाले का कर दिया था गलती से, ऑप्शन सी इज करेक्ट, that is mg sin alpha। Okay, two books of mass 1 kg each are kept on a table। तो बुक्स रखे हैं, मान लो ये मैकेनिक्स का बुक है और उसके नीचे थर्मोडायनेमिक्स का बुक है, थर्मोडायनेमिक्स। दे आर केप्ट ऑन अ टेबल, एक टेबल पे रखे हुए हैं, टेबल का पैर है, यहाँ पे मैं आपको कुछ नहीं दिखा रहा। Two books of mass 1 kg each are kept on a table, one over the other। The coefficient of friction on every pair of contacting surface is 0.3। ठीक है, हर contacting surface मतलब टेबल और थर्मोडायनेमिक्स के बीच में म्यू का वैल्यू कितना रहेगा? 0.3। थर्मोडायनेमिक्स बुक्स और मैकेनिक्स के बुक में के बीच में म्यू कितना रहेगा? 0.3। ऐसा है। The lower book is pulled with the horizontal force F। ठीक है, मान लो मैं ऐसे ऐसे हाथ लगाया और थर्मोडायनेमिक्स का बुक नीचे खींचा, तो एपीडी कैसे बनेगा? ध्यान से सुनो, ये थर्मोडायनेमिक्स का बुक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आप कोई भी ले लो, आप F फोर्स से खींचा, द मिनिमम वैल्यू ऑफ F फॉर व्हिच स्लिप अकर्स बिटवीन द टू बुक्स। ठीक है, यानी मैकेनिक्स पीछे ही रहना चाहिए, टेबल पे पीछे ही रहना चाहिए, थर्मोडायनेमिक्स बुक्स बाहर निकल के आना चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल है? ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन रहेगी R, वही रिएक्शन यहाँ से रहेगी R। ठीक है, वो जो रिएक्शन है वो इक्वल टू द मास रहेगा। टोटल मास कितना है? 1 kg प्लस 1 kg कितना हो गया? 2 kg। ठीक है, तो R यहाँ पे 2 into 9.81, यहाँ पे भी R का वैल्यू कितना? 2 into 9.81। सही है, ओके। यहाँ पे मोशन ये डायरेक्शन में हो रहा है, मोशन किस डायरेक्शन में होगा? राइट साइड, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट साइड। फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इनटू आर रहता है ना, म्यू इनटू आर, यानी 0.3 इनटू आर का वैल्यू कितना है? 2 इनटू 9.81। यहाँ पे भी म्यू इनटू आर है, तो 0.3 इनटू 2 इनटू 9.81। सही है, चलो तो समेशन fx करने से ही आंसर आ जाएगा। समेशन fx इक्वल टू 0, तो प्लस f माइनस 0.3 इनटू 2 इनटू 9.81 माइनस 0.3 इनटू 2 इनटू 9.81 इक्वल टू 0। कैलसी में डालो, f आ जाएगा, कितना आ रहा है? 11.77 न्यूटन। तो 11.77 न्यूटन करेक्ट है। ओके, ये क्वेश्चन बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आसान सा है। द फिगर शोज अ पेयर ऑफ पिन जॉइंटेड ग्रिपर टॉन्ग्स। पिन जॉइंटेड ग्रिपर टॉन्ग्स, कुछ लोग इसी सेंटेंस से डर जाते हैं। हिंदी में आप उसको पकड़ या पेंचिस कहते हो, वो है किसी चीज को पकड़ने के लिए होता है ना, तो ये वो ऑब्जेक्ट है जिसको पकड़ना है, और ये हाथ से ऐसे इसको ऐसे दबाएंगे, हाथ से यहाँ से फोर्स लगाएंगे F, यहाँ से फोर्स लगाएंगे F, तो इसको दबाने से पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो फिगर शोज अ पेयर ऑफ पिन जॉइंटेड ग्रिपर टॉन्ग्स होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट वेइंग 2000 न्यूटन। ये ऑब्जेक्ट का वेट कितना है? 2000 न्यूटन है। ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एट द ग्रिपिंग सरफेस इज 0.1। ग्रिपिंग सरफेस कौन सा वाला? ये ग्रिपिंग सरफेस, ये ग्रिपिंग सरफेस। तो इसका मैं अगर सेपरेट आपको एपीडी दिखाऊं, तो ग्रिपिंग सरफेस का एपीडी कैसे आएगा? यहाँ पे कितना है? 2000 न्यूटन। सही है, ओके। यहाँ पे रिएक्शंस आ जाएंगी, ये सपोर्ट वाली रिएक्शंस। यहाँ पे अगर R है तो यहाँ पे भी R ही होनी चाहिए, सिमेट्रिक के डायग्राम। ओके, और फ्रिक्शनल फोर्स जो है इसको अपोज करने वाला ऊपर डायरेक्शन में, ये फ्रिक्शनल
कोएफिशिएंट दिया है क्या? हाँ, द ग्रिपिंग सरफेस इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एट द ग्रिपिंग सरफेस इज 0.1. तो 0.1 into r और यहाँ पे भी 0.1 into r. ये एक्चुअली म्यू r होता है ना, म्यू into r. म्यू का वैल्यू हमें पता है 0.1 है, तो 0.1 into r. ओके, आगे उनका क्या कहना है? ओके, ग्रिपिंग सरफेस इज 0.1. xx इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ इनपुट फोर्स. यहाँ पे एक लाइन दी गई है जिसको नाम उन्होंने xx दिया है. आपको डायग्राम में शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा. तो यहाँ पे हम फोर्स लगाने वाले हैं. ओके, एंड yy इज द लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ग्रिपिंग फोर्स. तो ये जो लाइन है इसको yy कहा गया है. यहाँ पे ग्रिपिंग फोर्स लगेगा. इफ द पिन जॉइंट इज अज्यूम्ड टू बी फ्रिक्शनलेस, ये पिन जो है ये फ्रिक्शनलेस है. If the pin joint is assumed to be frictionless, the magnitude of force F required to hold the weights. मेरा एम क्या है? F निकालना है. चलो स्टार्ट करते हैं. ये मैंने सिर्फ इस ऑब्जेक्ट का एफबीडी निकाला. 2000 न्यूटन लोड नीचे लग रहा है. ये फ्रिक्शनल सरफेसेस जो है फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन है. तो समेशन fx करके कोई फायदा नहीं. समेशन fx इक्वल टू 0 करोगे तो प्लस r माइनस r इक्वल टू 0 ही है. तो सीधा समेशन fy करते हैं इस एफबीडी में. तो क्या आएगा रिजल्ट? चलो, प्लस 0.1 r प्लस 0.1 r, ओके, माइनस 2000 इक्वल टू 0. 0.1 प्लस 0.1 इज 0.2 r और 2000 वो साइड गया, माइनस 2000 प्लस हो जाएगा. सही है. और 0.2 नीचे डिवाइड कर दो. 2000 डिवाइडेड बाय 0.2 और टुडे गेट द आंसर. r का वैल्यू क्या आएगा? 10,000 न्यूटन. तो नॉर्मल रिएक्शन 10,000 न्यूटन है. तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शंस लगने वाले हैं ये r और ये r, उनका वैल्यू क्या है? 10,000. लेकिन मुझे इंटरेस्ट r में नहीं है, मुझे इंटरेस्ट किसमें है? f में. तो ये पिन जो है मैं रिमूव कर देता हूँ. पिन रिमूव कर देता हूँ. आप जानते हो मैकेनिक्स में पिन जॉइंट अगर रिमूव करते हैं तो क्या होता है? दो रिएक्शंस आ जाती है. तो ये पिन जैसे ही मैं खोल दूंगा तो इसमें दो रिएक्शंस आएंगी. ये p है ना, तो px py, दो रिएक्शंस. ये F फोर्स है. F फोर्स की वैल्यू मुझे निकालनी है. ये R फोर्स है. R फोर्स की वैल्यू कितनी है? 10,000. अच्छा, क्वेश्चन में मुझे Px Py पिन जॉइंट के रिएक्शंस नहीं पूछे, मुझे क्या पूछा है? F पूछा है. तो डायरेक्टली F निकल सकता है. हाँ निकल सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं. मुझे डिस्टेंसेस पता है. ये डिस्टेंस कितना है? दिस इज 300 mm. ये 150 mm. यूनिट कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं क्योंकि मोमेंट लेते हुए इक्वल टू 0 करते थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर में. चलो, तो सीधा मुझे px py में इंटरेस्ट नहीं है, तो सीधा इस डायग्राम में आप मोमेंट एट p ले लो. पिन के अबाउट मोमेंट ले लो. तो p के अबाउट मोमेंट लूंगा. तो चलो स्टार्ट करते हैं. f सिलेक्ट फोर्स, ड्रॉ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. p के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 300. तो f into 300, सही है. r select force, draw line of action of force, perpendicular distance कितना है? 150. तो 10,000 into 150, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चेक कर लो. यस क्लॉकवाइज, ये भी प्लस ही होगा. फिर f का चेक करो, ये भी क्लॉकवाइज प्लस ही होगा, इक्वल टू 0. तो ये कैलसी में डालो, f का वैल्यू आ जाएगा आपको. मैं करके देता हूँ. 10,000 into 150 divided by 300 करो. तो f का वैल्यू 5,000 आएगा. 5,000 न्यूटन. 5,000 न्यूटन आ रहा है. तो 5,000 ऑप्शन में है. यस, 5,000 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन आंसर बी. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. उसमें क्या दिया है? अ ब्लॉक ऑफ मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम पॉइंट p. ये ब्लॉक है, इसका मास क्या है? m. मैं यहाँ पे ड्राइंग फिर से बनाऊंगा. ब्लॉक है जिसका मास है m, तो वेट नीचे लगेगा m into g. ये एंगल है थीटा, तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा. अब mg के दो कंपोनेंट, एक mg cos थीटा और एक along the plane mg sin थीटा. ये बच्चों डायरेक्टली लर्न कर लो, वर्टिकल के साथ थीटा होता है. A block of mass m released from a point P on a rough inclined plane with inclination angle theta shown in the figure below. The coefficient of friction mu and mu is less than tan theta. Then the time taken by the block to reach another point Q
P से Q तक जाने में समय कितना लगेगा वो पूछा है। सपोज लेट मी से दिस इज P एंड दिस इज Q। तो P से Q में जाने में टाइम कितना लगेगा वो फाइंड करना है। अगर डिस्टेंस PQ जो है वो S दिया है, डिस्टेंस PQ क्या दिया है S। ओके, तो ये ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है। तो आसान है, कोई प्रॉब्लम वाला सब नहीं है। अब देखो ये जो ब्लॉक है ये नीचे की तरफ मूव करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा मतलब इसको एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में होगा, नीचे की डायरेक्शन, नीचे के डायरेक्शन में इसको एक्सेलरेशन होगा। अब इसको रोकने के लिए अपोजिंग फोर्स डीएल फोर्स क्या होगा m into a, m into a। जब भी मोशन करता है डीएल फोर्स अपोजिंग फोर्स क्या रहेगा m into a। ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है यानी फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है म्यू इनटू आर। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, मैंने कहा था मैं ओरली करूंगा रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन आर अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर मैं समेशन Fy कर दूं तो ही फोर्स है प्लस आर माइनस mg cos थीटा। तो आर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आर क्या है mg cos थीटा है, बरोबर। अब समेशन fx करेंगे इक्वल टू 0, तो बोलो r का वैल्यू डायरेक्टली डाल दो mg cos थीटा। चलो समेशन fx करते हो क्या क्या फोर्सेस आएंगे m into a लेफ्ट साइड तो माइनस ma, फिर उसके बाद में माइनस म्यू into mg cos थीटा, नेक्स्ट फोर्स प्लस mg sin थीटा। ओके, इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट माइनस m into a इक्वल टू के वो साइड लेके जाओ तो क्या हो जाएगा प्लस m into a इक्वल टू ये क्या हो जाएगा mg sin थीटा। ओके, ये जो टर्म्स है ये दोनों टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें क्या कॉमन निकल सकता है, इसमें mg कॉमन निकल सकता है, तो क्या बचेगा sin थीटा। सही है, माइनस म्यू cos थीटा। क्या क्या मैं फिर से बताता हूं, माइनस m into a इक्वल टू के वो साइड गया प्लस ma हो गया। ये टर्म यहीं पे रखनी है, mg इन दोनों में से कॉमन निकाला प्लस sin थीटा और माइनस म्यू cos थीटा बचता है। अब दोनों तरफ से mm क्या हो गया कैंसिल, mm कैंसिल। तो एक्सेलरेशन मिला, एक्सेलरेशन का वैल्यू मिला g into sin थीटा माइनस म्यू into cos थीटा। ठीक, लेकिन sin और cos टर्म्स यहाँ पे नहीं नजर आ रहे, tan नजर आ रहा है। अब tan लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ध्यान से सुनो, पूरे ब्रैकेट में से sin थीटा कॉमन ले लेता हूँ। sin थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या हो गया 1, sin थीटा कॉमन ले लिया तो बाहर चला जाएगा। यहाँ पे sin थीटा नहीं था तो म्यू इनटू cos थीटा अपॉन sin थीटा। चेक करो sin थीटा अंदर मल्टीप्लाई करो, sin थीटा इनटू 1 इज sin थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो म्यू cos थीटा रहेगा। तो g इनटू sin ऑफ थीटा 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये मैंने एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, जिस एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक नीचे मूव कर रहा है वो एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल। now I know that s is equal to ut plus half at square with usual notations। ठीक है, काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन है तो s is displacement, u is initial velocity। ब्लॉक इनिशियली रेस्ट में था तो इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगी 0। ठीक है, हाफ a की जगह पे मैं ये डाल सकता हूं, फिलहाल नहीं डालता, फिलहाल a रहने दो इनटू t स्क्वायर। मुझे क्या पूछा गया है, टाइम t का वैल्यू पूछा गया है। टाइम t स्क्वायर 2 into s अपॉन a, 2 into s अपॉन a। तो t क्या रहेगा अंडर रूट ऑफ 2s अपॉन a, t इज अंडर रूट ऑफ 2s अपॉन a। और a का वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 2s डिवाइडेड बाय a का वैल्यू g sin थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस म्यू tan थीटा। तो ये ऑप्शन पे नजर आ रहा है, यस ऑप्शन ए में आएगा अंडर रूट ऑफ 2s अपॉन g cos थीटा इनटू, ओके गड़बड़ है थोड़ा, मैं चेक कर लेता हूँ कहां पे गलती हुआ हमारा, गलती कहां पे हुआ,
एक गलती हो गई मेरे से, मैंने साइन थीटा कॉमन निकाला और कॉस अपॉन साइन को कॉट रहता है, कॉस अपॉन साइन टैन थोड़ी होता है, तो कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, लेकिन कॉट ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में टैन है। तो टैन लाने के लिए साइन थीटा कॉमन नहीं लेना चाहिए, मैंने टैन लाने के लिए कॉस थीटा कॉमन लेना चाहिए। कॉस थीटा अगर कॉमन लो, यहाँ पे तो कॉस नहीं है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे सिर्फ माइनस में कॉस थीटा बाहर गया ना, सिर्फ माइनस। तो ये क्या हो गया, g इंटू कॉस थीटा tan थीटा माइनस म्यू, सही। अब आ जाएगा आंसर, ये s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर काइनेमेटिक इक्वेशन। इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक की 0 है तो u 0 है, तो 2 वो साइड मल्टीप्लाई करो, 2s अपॉन a, t स्क्वायर इक्वल टू 2s अपॉन a, तो t का वैल्यू अंडर 2s अपॉन a, और a की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, a की जगह पे लिखूंगा g इंटू कॉस थीटा और ब्रैकेट के अंदर tan थीटा माइनस, तो ये ऑप्शन है ए। देखो डेरिवेटिव ये कैसे होता है एमसीक्यू में, वो हमारा जो आंसर था पुराना वो गलत था ऐसा नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे भी मैच नहीं कर रहा था, ये ऑप्शंस में मैच नहीं कर रहा था, तो मैचिंग वाला आंसर ढूंढने के लिए उस तरह से डेरिवेशन करना जरूरी है। ये क्वेश्चन गेट में आया था 2007 में, 2 मार्क्स की। A block weighing, क्वेश्चन नंबर 10 है, a block weighing 981 Newton is resting on a horizontal surface। एक ब्लॉक है, weight है 981 Newton, it is resting on a horizontal surface, the coefficient of friction between the block and a horizontal surface is 0.2, तो mu का वैल्यू है 0.2। उसके बाद में a vertical cable attached to the block provides partial support, केबल ऊपर की तरफ अटैच की गई, क्रेन जैसा कुछ सिस्टम होगा, केबल है तो टेंशन नहीं होगा, तो T फोर्स दिखा दिया। A vertical cable attached to the block provides partial support as shown in the, okay यहाँ पे फिगर दिया है, okay no problem। A man can pull horizontally with a force of 100 Newton, इस ब्लॉक को 100 न्यूटन फोर्स से पुल किया जा सकता है। What will be the tension T in Newton in the cable if the man just able to move the block to the right? ब्लॉक जो है टुवर्ड्स राइट जस्ट मूव करेगा, ब्लॉक अगर टुवर्ड्स राइट मूव करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन से डायरेक्शन में जाएगा, अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड कितना रहेगा 0.2 इनटू r, और r मतलब नॉर्मल रिएक्शन। चलो अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो सबसे पहले समेशन fy कर दो, आसान है। ओके समेशन fy आसान नहीं है क्योंकि r और t दो अननोन है, तो सबसे पहले समेशन fx करते हैं, fx आसान है यहाँ पे। तो बोलो भाई माइनस 0.2 इंटू आर, लेफ्ट साइड नेगेटिव राइट साइड पॉजिटिव, प्लस 100 इक्वल टू 0, तो माइनस 0.2 इंटू आर इक्वल टू 100, 0.2 नीचे डिवाइड करो, आर का वैल्यू आ गया, क्या आया बताओ, आई थिंक 500 आएगा, 500 न्यूटन। ओके नेक्स्ट समेशन एफ वाई कीजिए, इक्वल टू 0 प्लस आर प्लस टी माइनस 981 इक्वल टू 0, सही, वैल्यू डालो 500 प्लस टी माइनस 981 इक्वल टू 0, तो 500 माइनस 981 इज माइनस 481, माइनस 481 वो साइड गया, तो टी का वैल्यू आ गया 481 न्यूटन। लेट मी सी ऑप्शन है क्या, ऑप्शन सी सही बता रहा है, ओके सी में है 481 न्यूटन ही है, सही है। 2009 में 1 मार्क्स का आया था गेट के लिए, आसान सा। A 1 kg block is resting on a surface with coefficient of friction mu equal to 0.1, ठीक है, तो ये mu का वैल्यू क्या है 0.1 है, और 1 kg का ब्लॉक है, 1 kg यानी वेट कितना लगेगा 1 into 9.81 is the weight, okay। A force of 0.8 Newton is applied, यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा 0.8 न्यूटन फोर्स अप्लाइड टू द ब्लॉक एज शोन इन द फिगर, द फ्रिक्शन फोर्स इज, फ्रिक्शन फोर्स कितना रहेगा वो मुझे बताना है। तो देखो ये 0.8 न्यूटन ये साइड लगाया है, तो ब्लॉक यहाँ पे मूव करने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स उसको रेजिस्ट करेगा अपोजिट साइड में, ये फ्रिक्शनल फोर्स उसको रेजिस्ट करेगा अपोजिट साइड में। तो आप सीधा अगर समेशन fx अगर कर दो तो प्लस 0.8 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू 0, तो फ्रिक्शनल फोर्स का आंसर आ गया 0.8 न्यूटन।
0.8 न्यूटन इज द आंसर। ठीक है, अब इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं वो भी मैं सिखाता हूँ, ये सही तरीका, दिस इज करेक्ट। ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बच्चे गलती क्या करते हैं वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं ध्यान से सुनो, 1 × 9.81। ठीक है, यहाँ पे फोर्स कितना है 0.8 न्यूटन, ये कौन है R है, फ्रिक्शनल फोर्स ये साइड, ओके नो प्रॉब्लम, म्यू × R फ्रिक्शनल फोर्स लेते हैं बच्चे। म्यू का वैल्यू कितना है 0.1 और R का वैल्यू कितना है, R में निकाल के दिखा रहा हूँ, समेशन Fy = 0 प्लस R माइनस 9.81 = 0, R का वैल्यू 9.81 न्यूटन। तो लोग क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स है ना सर, वो मैं क्या करता हूँ म्यू × R यानी 9.81, 0.1 × 9.81 यानी आंसर क्या आया 0.981 न्यूटन। लेकिन ये 0.8 न्यूटन कैसे आया सर? ठीक है, तो ये जो है ये गलत है। क्यों गलत है मैं आपको रीजन देता हूँ, क्यों गलत है मैं आपको रीजन देता हूँ। रीजन मैं आपको कुछ इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ, थ्योरी में भी मैं बच्चों को सिखाता हूँ जो प्रैक्टिकली करते हैं। ओके, तो ये मान लो वो 1 kg का ब्लॉक है, तो ये जो वैल्यू आई है ना 0.981 न्यूटन, ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू है। ठीक है, ये इसकी फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है। ओके, मतलब कैसा रहता है क्या सुनो, जब मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स का, अप्लाइड फोर्स ठीक है, और ये फ्रिक्शनल फोर्स का जब मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो शुरुआत में मान लो अप्लाइड फोर्स 0 है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी 0 होता है। मैं अगर अप्लाइड फोर्स कर दूं 0.1 न्यूटन तो फ्रिक्शनल फोर्स उसको रेजिस्ट करेगा फिर 0.1 न्यूटन। ठीक है, यानी ग्राफ में ऐसी लाइन आएगी। ठीक है, मैं 0.2 न्यूटन का फोर्स लगाऊं तो फ्रिक्शनल फोर्स भी रहेगा 0.2 न्यूटन, लाइन ऐसे ऊपर ऊपर जाएगी। ठीक है, मैं 0.5 न्यूटन लगाऊं तो फ्रिक्शनल फोर्स भी रहेगा 0.5 न्यूटन। मैं अगर 0.8 न्यूटन लगाऊं तो फ्रिक्शनल फोर्स भी रहेगा 0.8 न्यूटन। मैं अगर 0.981 न्यूटन लगाऊं तो वो रहेगा 0.981 न्यूटन। लेकिन बाद में मैं अगर यहाँ पे 1.2 न्यूटन लगाऊं तो 0.981 ही फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा। अब ये बॉडी मूव करना चालू होगा। ठीक है, तो ये 0.981 है वो लिमिटिंग वैल्यू है। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू है। बाद में फ्रिक्शनल फोर्स, अप्लाइड फोर्स जो है वो कितना भी बढ़ा लो फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट होता है। तो ये वो कांस्टेंट वाली वैल्यू है, लिमिटिंग वाली वैल्यू 0.981 स्टैटिक्स की लिमिटिंग वैल्यू है। और ये जो है ये एक्चुअल वाली वैल्यू है। सो दिस इज द करेक्ट एंड दिस इज नॉट करेक्ट। ये लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होती है। तो हमेशा फॉर्मूले में लगा के आंसर निकालना सही नहीं होता। इसमें करेक्ट आंसर बी है, ना कि 0.98। A block of mass 200 Newton is in contact with a level plate whose coefficient of static and kinematic friction are 0.4 and 0.2। ये जो है ये μs की वैल्यू है और ये जो है ये μk की वैल्यू है। स्टैटिक कोएफिशिएंट कब रहता है जब बॉडी रेस्ट करती है। काइनेमेटिक फ्रिक्शन कब होता है जब बॉडी मोशन में चालू हो जाती है। ठीक है, वो ग्राफ हमने देखा हुआ है ना, अप्लाइड फोर्स वर्सेस फ्रिक्शनल फोर्स का। इसमें ऐसे ये स्टैटिक की वैल्यू 0.4 तक चली गई और बाद में फिर एक कांस्टेंट वैल्यू रहती है काइनेमेटिक में थोड़ी सी कम, वो कांस्टेंट है। तो इसलिए the block is acted upon by a horizontal force that is P is equal to 10t when P tends to, when T denotes the time in seconds, the velocity in meter per second of the block attained after 10 seconds is। अच्छा, इसमें ऑप्शंस नहीं दिए हुए। ये गेट 2014 का क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। जिन बच्चों को सेट 1 था उनके इसमें आया था। तो इसमें ऑप्शन नहीं दे रहे थे, हमें टाइप करके आंसर लिखना पड़ता है। तो इसको सॉल्व कैसे करें ध्यान से। तो सबसे पहले मैं एफबीडी बनाता हूँ। इसमें 2 केसेस आएंगे, केस 1 स्टैटिक और केस 2 रहेगा काइनेमेटिक कंसीडरेशन। स्टैटिक कंसीडरेशन यानी ब्लॉक मूव नहीं हो रहा है। ब्लॉक मूव नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी नहीं आएगा और डीएलएमएस प्रिंसिपल भी नहीं लगाना पड़ेगा। ब्लॉक स्टेशनरी, ये ब्लॉक है 200 न्यूटन, उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, पी फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, पी फोर्स मान लो ये है। ठीक है, तो ऐसे फोर्सेस है, ये ग्राउंड सरफेस है।
ठीक है। अब मोशन होने की कगार कहां पे है, यहाँ पे हो सकता है, ठीक है? तो उसको ये पी फोर्स में लगा रहा हो तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन से डायरेक्शन में, अपोजिट। अब ये स्टैटिक कंसीडरेशन है तो म्यू कौन सा लेना चाहिए, स्टैटिक वाला या काइनेटिक वाला, स्टैटिक वाला। तो म्यू एस इंटू आर यानी 0.4 इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना समेशन एफ वाई अगर करते हैं तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा 200 न्यूटन, मैं शॉर्टकट ले रहा हूँ, प्लस आर माइनस 200 इक्वल टू 0, तो आर इक्वल टू 200 न्यूटन आएगा। फिर समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 अगर लेंगे तो क्या आएगा, म्यू एस प्लस पी माइनस म्यू एस इंटू आर इक्वल टू 0। तो पी इक्वल टू क्या हो गया, म्यू एस इंटू आर, पी इक्वल टू क्या हो गया भाई 0.4 है, 0.4 इंटू आर 200, 0.4 इंटू 200 कितना होता है, 0.4 इंटू 200 कितना होता है 80 न्यूटन। लेकिन P but P is given as 10T, तो 80 is equal to 10 into T, तो T का आंसर कितना आ गया 8 सेकेंड्स, 8 सेकेंड्स। मतलब शुरुआत के 8 सेकंड जो है बॉडी जो है वो स्टैटिक्स में, वो स्टैटिक्स में, ठीक है, यानी बॉडी स्टेशनरी है शुरुआत के 8 सेकंड। ये P फोर्स कैसा है, ये समय के साथ बढ़ते जा रहा है। मतलब आप देखो ना P का वैल्यू क्या है 10 इंटू टी, मतलब T जब 1 सेकंड था तो P कितना था 10 न्यूटन, सेकंड सेकंड पे T का वैल्यू जब 2 है तो 10 इंटू 2 20 सेकंड्स, T का वैल्यू 3 है 3 इंटू 10 30 सेकंड, ऐसा फोर्स बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। तो स्टैटिक्स में बॉडी कब तक है, जब तक P का लिमिटिंग वैल्यू कितना है 80 न्यूटन। अब जब फोर्स बढ़ना चालू होगा तो बॉडी जो है मूव करना चालू कर देगा, बॉडी मूव करना चालू कर देगा, सही है। तो अब आएगा केस 2, अब आएगा केस 2, केस 2 मतलब कौन सा, काइनेमेटिक, काइनेटिक, काइनेमेटिक कंसीडरेशन, कंसीडरेशन, ठीक है, या फिर आप काइनेटिक कंसीडरेशन, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं, बॉडी है, ठीक है, काइनेटिक कंसीडरेशन लिखता हूं, काइनेटिक कंसीडरेशन, ठीक है, ओके। तो देखो फिर से एक बार, ये 200 न्यूटन का फोर्स है, ये P फोर्स है, ये नॉर्मल रिएक्शन है। इस बार फ्रिक्शनल फोर्स कौन से डायरेक्शन में रहेगा, मोशन के अपोजिट ही रहेगा, सिर्फ यूएस इंटू आर नहीं रहेगा, यू के इंटू आर होगा। यू के का वैल्यू कितना है 0.2 इंटू आर। उसके बाद में यहाँ पे बॉडी जो है एक्सेलरेट करेगा आगे की डायरेक्शन में, तो डिएलेमेंट फोर्स कौन से डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। डिएलेमेंट फोर्स कितना होगा m इंटू ए, सही है। इसका वेट जो है, बॉडी का वेट कितना है, ब्लॉक का वेट कितना है 200 न्यूटन, वेट 200 न्यूटन है। देखो भाई वेट कितना है उसका 200 न्यूटन, तो मास क्या होगा 200 डिवाइडेड बाय 9.81, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 200 अपॉन 9.8 इंटू ए, ये m इंटू ए है ना डिएलेमेंट फोर्स, मैं अच्छे से लिखता हूँ m इंटू ए डिएलेमेंट फोर्स, तो उसको क्या लिखेंगे 200 अपॉन 9.81 इंटू ए, समझ में आया, ठीक। चलो अब आगे पढ़ते हैं, तो P प्लस P समेशन एफ एक्स कर लेते हैं, प्लस P माइनस म्यू के इंटू आर माइनस m इंटू ए इक्वल टू 0, तो प्लस P माइनस म्यू के का वैल्यू कितना है, म्यू के का वैल्यू 0.2 इंटू आर माइनस m का वैल्यू कितना है 200 अपॉन 9.81 इंटू a इक्वल टू 0। अच्छा r की वैल्यू निकालनी रहेगी, r की वैल्यू इक्वल टू क्या रहेगा 200 ही रहेगा। हम समेशन fy इक्वल टू 0 अगर करेंगे तो r इक्वल टू क्या आने वाला है 200 न्यूटन, पूरी आ जाएगा। तो p माइनस 0.2 इंटू 200 माइनस 200 अपॉन 9.81 इंटू a इक्वल टू 0, सही। चलो अब 200 डिवाइड बाय 9.81 कितना होता है, कैंसिल करो और मुझे बताओ। p की जगह पे 20 डाल देंगे यार, 20.38
20.38 0.2 into 200 कितना होगा 40 minus 20.38 into a equal to 0 20.38 into a equal to वो से लेके जाओ 10t minus 40 is equal to 20.38 into a की जगह पे मैं dv by dt डाल सकता हूँ acceleration is rate of change of velocity with respect to time ठीक है 10t minus 40 नेक्स्ट हम क्या करेंगे dt को वो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दिखाई दे रहा है क्या हाँ सर 10t minus 40 into dt is equal to 20.38 into dv इसको एडजस्ट कर ओके अब इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड टाइम t जो है इसके लिमिट्स कहां से कहां तक रहेंगे देखो काइनेटिक कंसीडरेशन में टाइम कहां से चालू होगा 8 सेकंड से तो 8 सेकंड से लेके कहां तक कंसीडर करना है मुझे 10 सेकंड तक क्योंकि वेलोसिटी मुझे चाहिए 10 सेकंड में 8 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक है ना तो टाइम t की रेंज कहां से कहां तक है 8 सेकंड से लेके 10 और वेलोसिटी कहां से कहां तक है v1 से लेके v2 ठीक है v1 यानी इनिशियल वेलोसिटी v2 यानी फाइनल वेलोसिटी तो ये लिमिट्स के साथ मैं इंटीग्रेट करना चालू कर दूंगा तो या फिर आप ऐसे बोलो u यानी इनिशियल वेलोसिटी और v यानी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इनिशियल 0 थी u की वैल्यू इनिशियल क्या थी 0 और फाइनल वेलोसिटी क्या है वो निकालनी है ठीक है तो अच्छा ठीक है चलो v1 से लेके v2 ऐसे करते हैं ठीक है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ v1 इक्वल टू u इक्वल टू 0 और v2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ये निकालना है तो इंटीग्रेट करना मैं चालू करता हूँ dt का लिमिट्स 8 से लेके 10 तक और यहाँ पे 10t minus 40 into dt और यहाँ पे 20.38 as it is constant dv का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक v1 से लेके v2 तक चलो 10t का इंटीग्रेशन 10 into t square upon 2 minus 40 into t लिमिट्स 8 से लेके 10 तक 20.38 dv का इंटीग्रेशन v आएगा लिमिट्स v1 से लेके v2 अब लिमिट्स डालो 10 स्क्वायर अपॉन 2 एक्चुअली कर सकते हैं हम 10 डिवाइड बाय 2 इज 5 अपर लिमिट डालो 10 to 10 स्क्वायर minus 40 into 10 ओके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं ना तो 2 अंदर 2 5 into 8 स्क्वायर minus 40 into 8 is equal to 20.38 into v2 minus v1 अब इसमें v1 जो है वो वैल्यू क्या है 0 है तो 20.38 into v2 minus 0 और ये आप कैलसी में कर दो उल्टी भी कर सकते हैं आप कैलसी में करो ओके तो ये आपने कैलसी में सॉल्व किया कुछ बच्चों ने आंसर बताया 100 तो 100 डिवाइडेड बाय 20.38 करोगे तो v2 का आंसर आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 20.38 तो v2 का आंसर आएगा 4.9 मीटर पर सेकंड और ये दिया भी है आंसर पीपीटी में 4.9 मीटर पर सेकंड ओके a block R of mass 100 kg is placed on a block S of mass 150 kg तो ये R का मास कितना है 100 kg इसका मास कितना है 150 kg as shown in the figure the block R is tied to the wall by a massless inextensible string PQ ये string है string का नाम क्या है PQ if the coefficient of static friction for all surfaces 0.4 यानी R और S के बीच में भी 0.4 S और ये जो प्लेन जो ये बेस है ग्राउंड है उसके बीच में भी 0.4 the minimum force F in kilonewton needed to move the block S is तो ये F का वैल्यू मुझे निकालना है तो मैं शुरुआत में आपको एबिलिटी दिखाता हूँ तो ये जो R है ठीक है ये स्ट्रिंग है स्ट्रिंग इज ऑलवेज इन टेंशन ये टेंशन T दिखेगा R का जो वेट है वो कितना है 100 into 9.81 ये R है
R का वेट 100 इंटू 9.81, 100 इंटू 9.81। थोड़ा बड़ा फिगर बनाता हूँ, कहीं नहीं देना बच्चों को। क्या है 100 इंटू 9.81, ठीक है, इसका वेट है। इसको सपोर्ट करने के लिए रिएक्शन मान लो R1 है, इसको सपोर्ट करने के लिए रिएक्शन कितना है R1। अब जब S को मैं यहाँ पे खींचूंगा, ठीक है, S को यहाँ पे खींचूंगा, S है, S का वेट कितना है 150, लेकिन S के ऊपर 150 kg लोड नहीं लगेगा। 150 प्लस 100 टोटल कितना रहेगा 250 इंटू 9.81, ठीक है। चलो तो यहाँ पे ये R1 है, तो ये भी कितना रहेगा R1, ओके। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कौन रहेगा R2, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, ये R1 का वैल्यू ऊपर से कैलकुलेट हो जाएगा ना, देखो 100 इंटू 9.81 और ये R1, तो R1 का भी वैल्यू क्या होगा 100 इंटू 9.81, तो R1 की जगह पे डायरेक्टली लिख दो 100 इंटू 9.81। आई एम सो सॉरी, ये यहाँ पे वेट कितना है 150 kg है ना, तो ये 150 इंटू 9.81, वो ऊपर का ऐड किया। यस, नहीं ध्यान से सुनो, ये 150 इंटू 9.81। अब R2 क्या होगा, R2 समेशन Fy करो, समेशन Fy इक्वल टू क्या रहेगा बोलो 0 प्लस R2 यहाँ पे क्या माइनस 150 इंटू 9.81 माइनस 100 इंटू 9.81 इक्वल टू 0। तो R2 की वैल्यू क्या होगी 150 इंटू 9.81 और 100 इंटू 9.81, टोटल क्या होगी 250 इंटू 9.81। R2 इज 250 इंटू 9.81। यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ, ये समेशन Fy किया था मैंने यहाँ पे इक्वल टू 0, तो प्लस R1 माइनस 100 इंटू 9.81 इक्वल टू 0, तो R1 का वैल्यू 100 इंटू 9.81 इस तरह से आया था। R1 R2 पे ऐसे है, तो R2 में लिख दूं, R2 आएगा 250 इंटू 9.81। ये एपिडिस फिर से बता नहीं गया, देखो R का मैंने वेट लिखा है कितना है 100 इंटू 9.81, S का मैंने वेट लिखा है कितना 150 इंटू 9.81। रिएक्शंस के बारे में जानना है तो आप समेशन Fy करते जाओ, यहाँ पे रिएक्शन जाननी थी R1, तो मैंने समेशन Fy किया प्लस R1 माइनस 100 इंटू 9.81, तो R1 का वैल्यू 100 इंटू 9.81। यहाँ पे R2 मुझे पता नहीं था, R2 मुझे पता नहीं था, क्वेश्चन मार्क, R2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो R2 कैसे जाना, मैंने समेशन Fy किया, कैसे प्लस R2 माइनस 150 इंटू 9.81 ये माइनस 100 इंटू 9.81, तो R2 का वैल्यू आ गया, ओके। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा, यहाँ पे फोर्स लगेगा F, यहाँ पे फोर्स लगेगा F। अगर ब्लॉक S को मैं यहाँ पे खींचता हूँ तो ये जो सरफेस है S और ये नीचे का ग्राउंड लेवल, इनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगना चालू होगा अपोजिट डायरेक्शन में। दैट फ्रिक्शनल फोर्स विल बी म्यू इनटू R2, म्यू इज 0.4 इनटू R2, सही है। और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या रहेगा R और S के बीच में, वो भी इस डायरेक्शन में, that will be 0.4 into R1, ठीक है। तो F अगर निकालना है तो मुझे इस डायग्राम में समेशन Fx इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो समेशन Fx इक्वल टू 0 कैसे होगा बोलो भाई, प्लस F माइनस 0.4 into R1 माइनस 0.4 into R2 इक्वल टू 0, तो F इक्वल टू 0.4 into R1 प्लस 0.4 into R2। 0.4 into R1 का वैल्यू कितना है, R1 का वैल्यू है सर 100 into 9.81 प्लस 0.4 into R2 का वैल्यू कितना है, R2 का वैल्यू 250 into 9.81। ये कैलसी में डालो, आंसर मुझे बताओ। 73.4 न्यूटन, और तीन चीज अगर यहाँ पे शिफ्ट करो 1.3734 इनटू 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा, यानी 1.3734 किलो न्यूटन इज द आंसर। तो ऑप्शन डी करेक्ट है 1.37। ये गेट 2014 में 2 मार्क्स पाया। क्वेश्चन नंबर 14, ये गेट 2014 में 2 मार्क्स पाया। A truck accelerates up a 10 degree incline
with a crate of 100 kg, value of static coefficient of friction between the crate and the truck surface is 0.3. The maximum value of acceleration in meter per second square of the truck such that the crate does not slide down is, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है. एक इंक्लाइन प्लेन है, एंगल कितना है 10 डिग्री. यहाँ पे कोई ट्रक जा रहा है, ये ट्रक है, ओके, ये ट्रक मूव कर रहा है विद सम एक्सेलरेशन a ऊपर की डायरेक्शन में. ओके, इस ट्रक के ऊपर एक क्रेट रखा हुआ है, ऊपर लोडिंग होता है ना, उसको क्रेट कहते हैं. तो इस क्रेट का वजन कितना है 100 केजी. मास कितना है 100 केजी. आई एम सॉरी, मास 100 केजी, तो वेट कितना होगा 100 into 9.81. ओके, ये 10 है तो ये भी कितना होगा 10 डिग्री. ठीक है, तो इसके कंपोनेंट क्या होगा, एक ये mg, ये m into g है ना, तो mg cos थीटा, और ये क्या होगा mg sin थीटा. ओके, mg cos थीटा मतलब कोण, 100 into 9.81 cos 10, और ये 100 into 9.81 sin 10. ओके, ट्रक ऊपर मूव हो रहा है विद एक्सेलरेशन a, तो इस केस में मोशन हो रहा है तो dLms फोर्स भी आएगा. dLms फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में m into a, यहाँ पे कितना 100 into a. सही है, तो a का वैल्यू तो मुझे निकालना है. ओके, ये क्रेट जो है नीचे ना गिरे इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगना चाहिए, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में. मोशन के अपोजिट डायरेक्शन मतलब ऊपर के डायरेक्शन. ठीक है, तो म्यू इनटू व्हाट r. ठीक है, तो म्यू का वैल्यू दिया है क्या, crate and the truck surface is 0.3. yes, 0.3 into r, ये फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू है. रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में r. सही, तो ये एपीडी है. तो इधर इसको मैं ले लेता हूं x एक्सिस और इसको मैं ले लेता हूं y एक्सिस. अब सॉल्व करेंगे. सबसे पहले समेशन fy इक्वल टू 0 करके r का वैल्यू निकाल लेते हैं. चलो बोलो, प्लस r माइनस 100 into 9.81 cos 10 इक्वल टू 0. तो r का वैल्यू कितना है बताओ मुझे, कैलसी में डालो. नाइन सिक्स 966.09 न्यूटन. ओके, समेशन fy करेंगे अभी, सॉरी समेशन fx इक्वल टू 0 करेंगे. बोलो, तो प्लस म्यू इनटू r, ये क्या माइनस mg sin थीटा. ओके, उसके बाद में फ्रिक्शनल, ओके, माइनस ma इक्वल टू 0. सही, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. म्यू की जगह पे क्या डालेंगे, म्यू की वैल्यू 0.3, r की वैल्यू 966.09 माइनस m की वैल्यू 1 kg मास है, 1 into g की वैल्यू 9.81 sin 10. अरे मास 1 नहीं है, कितना है 100 है ना, 100. ओके, माइनस m की वैल्यू 100 into एक्सेलरेशन a. अब आप देख सकते हो पूरे इक्वेशन में सिर्फ a अननोन है, तो ये पहले कैंसिल में डालो. इसका आंसर मुझे बताओ, 100 into a वो साइड चला जाएगा, 100a. इसका आंसर बताओ, 0.3 into 966.09 minus 100 into 9.81 into sin 10. इसका आंसर आएगा 191.4 या फिर 1194, 119.4. चेक करो सही है क्या. ओके, जब 100 नीचे डिवाइड करोगे तो a का वैल्यू आ जाएगा. a का वैल्यू कितना आएगा, a is equal to 1.194 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये ऐसे सवाल होते हैं जहां पे आपको टाइप करना होता है आंसर. A body of mass 10 kg is initially stationary on an inclined plane as shown in figure. ये फिगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं फिर से बनाता हूँ. 45 डिग्री है, ये मास
m रेस्ट में इनिशियल, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0. ओके, on 45 degree plane I showed in the figure the coefficient of dynamic friction between the body and the plane is 0.5 and mu का वैल्यू 0.5 है. The body slides down the plane and attains a velocity of 20 meter per second. ये बॉडी नीचे आएगी और किसी एक इंस्टेंट पे इस बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड. ठीक है. The distance traveled in meter by the body along the plane is, मतलब इस जर्नी में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इस बॉडी ने मुझे फाइंड करना है. ठीक है. तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे. तो सबसे पहले इसका थोड़ा फ्रिक्शनल एनालिसिस करते हैं. बॉडी का मास कितना है m into g करते हैं. ये एंगल कितना रहेगा 45 डिग्री. ठीक है. दो कंपोनेंट, एक कोण mg cos 45, ये mg sin 45. sin 45. ठीक है. वहां पे जगह नहीं थी उस ड्राइंग में, इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ. पहले फ्रिक्शन का एनालिसिस कर लेते हैं. ओके, अब ये बॉडी नीचे आ रही है, मतलब नीचे की डायरेक्शन में इसको क्या है एक्सेलरेशन. नीचे की डायरेक्शन में इसको एक्सेलरेशन है, तो डीएलएफ फोर्स कहां लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में. ऊपर की डायरेक्शन में कितना मास इनटू एक्सेलरेशन ma m into e. ठीक है, सही है. ओके, अब ये बॉडी नीचे आ रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में, कितना mu into r, और नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू ग्राउंड r. सही है. ओके, अब इस fbd से मैं समेशन fy कर लेता हूं. पहले समेशन fy इक्वल टू 0 बोलो प्लस r माइनस mg cos 45 इक्वल टू 0. तो r का वैल्यू क्या आ गया mg cos 45. ओके, तो मुझे r पे तो इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आगे r की वैल्यू इसमें डालूंगा तो आएगा. उसके बाद में समेशन fx इक्वल टू 0 जब आप करोगे तो क्या रहेगा बोलो भाई, माइनस mg sin 45 माइनस mg sin 45 प्लस mu into r. mu into r की जगह पे क्या डालूं, r की जगह पे डाल दो सर mg cos 45, और ये ma अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस ma इक्वल टू 0. आप समझ पा रहे हो. ओके, अब रिस्पेक्टिव वैल्यू डालता हूं. m की वैल्यू मेरे पास है कितनी 10, मास कितना है 10 kg. g की वैल्यू 9.81 इनटू sin 45, कैसे में टाइप करना चालू कर दो बच्चों, प्लस mu की वैल्यू 0.5 इनटू m 10 है, g की वैल्यू 9.81 इनटू cos 45 प्लस m इनटू a. m की वैल्यू कितनी है 10 और एक्सेलरेशन मुझे निकालना है. पूरे इक्वेशन में अननोन कौन है a, तो इस तरह से आपको एक्सेलरेशन a मिल जाएगा, उसकी वैल्यू आपने मुझे बतानी है. तो एक्सेलरेशन a की वैल्यू 3.46 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी. एलसी में सॉल्व करोगे 3.46 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी. इसके बाद में अब हम इसका थोड़ा डायनामिक एनालिसिस कर देते हैं. तो यहाँ पे s स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज करना चाहता हूँ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, क्योंकि टाइम मुझे पता नहीं है. मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी भी पता है इट इज 20, तो 2 इनटू एक्सेलरेशन भी पता है इट इज 3.46 इनटू s. तो s आपको मिल जाएगा. s का वैल्यू कैसे आएगा, 20 स्क्वायर इज 400 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 3.46. तो s कैलकुलेट करो आप, s का वैल्यू कितना आता है मुझे बताओ. 57.8 मीटर आ रहा है, 57.8 आ रहा है ना. तो 57.8 लिखो. कुछ एरर होंगे इसलिए 57.8 है, लेकिन एक्चुअल एग्जामिनर ने आंसर 57.6 दिया है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं. इतना कॉन्फिडेंस को देते हैं, ये टाइप करके लिखने वाला क्वेश्चन है. ओके, और वार्डरोब, वार्डरोब मतलब कबर्ड होता है ना आपके घर में, देखो ये ऐसा ऐसे खोल सकते हैं इसको ऐसा. तो वार्डरोब 100 kg, मैं एक साइड में डायग्राम बनाता हूं आपके लिए. उसका वेट कितना होगा 100 into 9.81. height is 4 meter, its height is 4 meter, okay, and width is 2 meter, width is 2 meter and depth is 1 meter, यानी पीछे के बाजू में ये 1 मीटर है.
सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ये y एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दी, मिरर रख दिया तो सेम दिखेगा। स्टैंड्स ऑन अ रफ लेवल फ्लोर एज शोन इन द फिगर, अ फोर्स P इज अप्लाइड एट अ मिड हाइट, अ फोर्स P इज अप्लाइड एट अ मिड हाइट, मिड हाइट पे P फोर्स लगेगा, मतलब ये 4 मीटर है तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा 2 मीटर और ऊपर का रहेगा 2 मीटर। मिड हाइट ऑफ द वार्डरोब so as to tip it above a point Q, point Q यहाँ पे है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, तो P फोर्स Q लगाया so that I can tip it, ऐसे उसको धक्का दे सकूं और उसको नीचे गिरा सकूं, so as to tip it above point Q without slipping. What are the minimum values of force in Newton and static coefficient of friction mu between the floor and wardrobe respectively? अब P फोर्स यहाँ से लगा है तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन से डायरेक्शन में रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, mu into r, r का वैल्यू ये ऐसा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, mu मुझे फाइंड करना है, r भी मुझे चाहिए, p भी चाहिए, तो p एग्जामिनर ने क्या पूछा है, टू फाइंड, उन्होंने पूछा है p फाइंड करो और mu का वैल्यू फाइंड करो, p और mu फाइंड करो, ऐसा पूछा है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, समेशन fy इक्वल टू 0 करता हूं, ठीक है, दो ही फोर्सेस है प्लस r माइनस 100 इनटू 9.81 इक्वल टू 0, तो r का वैल्यू क्या आ गया 100 इनटू 9.81, चलेगा। ओके, अब नेक्स्ट में क्या करता हूं, ओके मुझे किस में इंटरेस्ट है, p में इंटरेस्ट है, ओके p अगर निकालना है तो मैं मोमेंट ले लेता हूं एट पॉइंट q, मोमेंट एट पॉइंट q ले लेता हूं, मोमेंट एट q लेते ही mu into r तो q में से पास होगा तो 0 आ गया। ओके नेक्स्ट 100 into 9.81 कितने डिस्टेंस पे, ड्रॉ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये डिस्टेंस कितना आएगा 1 मीटर, तो 100 into 9.81 into कितना 1, सही। नेक्स्ट p ड्रॉ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, तो प्लस p into 2 मीटर इक्वल टू 0, कैलकुलेट में डालो p का आंसर बता दो, आंसर आ गया p into 2 is equal to 100 into 9.81 into 1, 2 नीचे डिवाइड करो, आंसर मुझे बताओ 490.5, ये एंटी क्लॉकवाइज है, माइनस होना चाहिए इक्वल टू से, बस p is what 490.5 490.5 न्यूटन, p का वैल्यू 490.5 a में है, बाकी कहीं नहीं है, तो ऑफ कोर्स म्यू का वैल्यू 0.5 होगा, चेक करते हैं। अब म्यू कैसे निकालना है, उसके लिए समेशन fx कर दो, समेशन fx इक्वल टू 0 किया तो प्लस p माइनस म्यू इनटू r इक्वल टू 0, तो p इज इक्वल टू म्यू इनटू r, p का वैल्यू आया मेरे पास 490.5, म्यू का वैल्यू नहीं पता, r का वैल्यू 100 इनटू 9.81, तो म्यू इज व्हाट 490.5 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 9.81, म्यू का आंसर बताओ 0.5, 0.5।